सब गोटा के प्रणाम। मैं अजीत झा। मिथिला को लेकर बौद्धिक विमर्श करने के उद्देश्य से हमने जो साप्ताहिक चर्चा की शुरुआत की है, आज उसका ये दूसरा संस्करण है। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि हम अब इस चर्चा को एक पक्षीय आयाम से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ स्वास्थ्य के कारणों से इस बार ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है, तो हम अभी एक पक्षीय तरीके से ही, संवाद से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस सप्ताह आपने देखा होगा कि बिहार और बिहार राज्य का जो मिथिला वाला इलाका हिस्सा है वो कई चर्चाओं में व्यस्त था। सोशल मीडिया और मीडिया में उनकी चर्चा हो रही थी, जिसमें एक तो सदाबहार मुद्दा है वो शराबबंदी का, कि शराब की बिक्री पर, सेवन पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बिहार के सभी हिस्सों में और वो मिथिलांचल के भी जो इलाके हैं वहाँ भी लोग खुलेआम कहते हैं कि शराब मिलती है। इस बार क्या हो गया कि वो विधानसभा परिसर में ही बोतल मिली है, और अभी आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो इसलिए खूब शोरगुल हंगामा हुआ है। एक इसके साथ ही वीडियो आया है दरभंगा के विधायक की बेइज्जती वाला भी। दरभंगा क्या है, दरभंगा जो है जिस कथित मिथिला राज्य की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि उसकी राजधानी दरभंगा ही होगी। तो उनको जो है सो वहाँ के विधायक को, एक आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि तुम मिलावट की पैदाइश हो, और भी कई आशीर्वचन दिए जिनकी चर्चा करना जरूरी नहीं लगता, और आपने भी संभवतः वो वीडियो देखे ही होंगे। ऐसा कि दरभंगा के जो विधायक हैं उनके भी कर्म बेहद पुनीत हैं। जैसे ही आप दरभंगा में लैंड करते हैं आपको इसका एहसास हो जाता है। आपने उनके वो वीडियो भी देखे होंगे जिसमें वो इसी तरह की दबंगई अपने इलाके में कार्यकर्ता से या जनता से जब सवाल पूछती है तो करते रहे हैं। इस बार क्या हुआ कि चूंकि भाई वीरेंद्र लालू के कुनबे वाले विधायक हैं तो गालीबाजी में इन पर 20 पड़ते हैं। तो ऐसे में जो है सो अपने विधायक ही हो गए संस्कारी, और भाई वैसे भी हम लोग मैथिल हैं, संस्कारी बनना तो बनता है ना। तो अपने दरभंगा के विधायक की बाद में हाथ भी मिला ली उनसे। इसी तरह नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं जो मिथिला के इलाके से आते हैं, नाम है जीवेश मिश्र। जीवेश मिश्र का भी एक वीडियो आया। उस वीडियो में मंत्री जी काफी गर्म नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इस बार मंत्री जी कुछ ना कुछ तो बदलाव, चेंज लाके ही मानेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसी रात, जिस रात मंत्री जी का दिन में वीडियो आया मंत्री जी का, और मंत्री जी बेहद नाराज दिख रहे थे, उसी रात को उनके सरकारी आवास पे वो अधिकारी पहुंचे जिनसे वो नाराज थे। और पता नहीं क्या बात हुई रात में, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने ये अगली सुबह देखा कि मंत्री जी ने सबको माफ कर दिया। और जो उम्मीदें थी लोगों की कुछ बदलेगा, कुछ होगा, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे भी हम मैथिल हैं, माफ करना तो बनता है ना। तो अपने जीवेश मिश्र ने भी इसी परिपाटी का पालन किया। इसी तरह एक और बयान की चर्चा खूब चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मिथिला क्षेत्र की ही एक आदिवासी विधायक है, नाम है निक्की हेम्ब्रम, महिला विधायक है, बीजेपी की है। उनको एक भरी बैठक में कह दिया आप बहुत सुंदर हैं ... अब इसके आगे की बातें क्या थी वो उतनी जाननी जरूरी नहीं है, क्योंकि बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री जी का इरादा तो कुछ और था, और गलतफहमी में बात का बतंगर बना दिया गया। अब इसमें भी हम मैथिल हैं, बात का बतंगर बनाने में तो हम माहिर हैं, तो ये मामला भी निपट गया। लेकिन इन पर खूब चर्चा हुई है। इसके साथ चर्चा जो अपना पीलिया गैंग है उसका हुल्लड़ तो लगातार चलता ही है। और इस बार एक जो है मगधिया बॉयज के जो कुछ नमूने हैं, उन्होंने इस बात का भी भरपूर ख्याल रखा कि मैथिल और मिथिला के इलाके के लोग जो हैं उनके मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहे। तो इस तरह से कुल मिला के जो है सो पूरा इलाका जो है इसी तरह की चर्चाओं में पूरे हफ्ते हमने देखा कि मैथिल व्यस्त थे। अब इन सबसे एक गंभीर सवाल उठता है कि ऐसी चर्चाओं से मैथिल या मिथिला या जो शेष बिहार है वहाँ के लोगों ने क्या हासिल कर लिया? क्या इनमें से कोई भी चर्चा, खैर इन तमाशों को तो चर्चा कहना भी चर्चा का अपमान है, से हम उस समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं जो हमारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं? क्या इनमें से कोई भी चर्चा हमें हमारी समस्याओं की ओर ले जाते हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनको बहस के बीच में ला पाती हैं? क्या कोई रास्ता दिखता है कि इससे समाधान मिल जाएगा? इसका जवाब है नहीं, कतई नहीं।
जबकि इसी समय बिहार में एक ऐसा कदम उठाने की घोषणा की गई है जिससे बिहार का कोई भी गांव, मिथिलांचल का, मिथिला का कोई भी आप इलाका का कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो इस फैसले से प्रभावित हुए बिना रह जाए। लेकिन आपने इस मुद्दे पे कहीं कोई चर्चा नहीं सुनी होगी, कोई शोर नहीं सुना होगा, किसी तरह की सोशल मीडिया में आपने पोस्ट नहीं देखे होंगे। ऐसा लगता है लोगों की चिंता में ये मुद्दा है भी नहीं, ये भी लगता है कि शायद उनको जानकारी ही नहीं हो। तो ये हुआ ये है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड जो है उसने कहा है कि भाई कोई भी मंदिर हो उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके एवज में सरकार को टैक्स देना होगा। और ये मंदिर कौन से, वो मंदिर जो आपके घर की चार दीवारी के बाहर है और आपकी निजी संपत्ति है, लेकिन उसमें एक परिवार से ज्यादा लोग पूजा कर रहे हैं, तो भी वो माना जाएगा कि सार्वजनिक मंदिर है और आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए और सरकार को पैसा दीजिए, टैक्स दीजिए। एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य में ऐसे 4600 मंदिर है करीब जो बोर्ड के अधीन रजिस्टर्ड है। अब आप इस संख्या को भूल जाइए, अब आप आंख बंद करिए और आप जिस इलाके के रहने वाले हैं सिर्फ ये सोचिए कि जो आपके इलाके का सबसे बड़ा मंदिर है, सरकार के नियंत्रण में है, उसकी आज की स्थिति क्या है। आप सिहर गए होंगे मौजूदा हालात देख के। अब कल्पना करिए कि अगर वो मंदिर जो आपके घर का है, जो आपके पड़ोस का है, आपके टोला का है, आपके गांव का है, जो व्यक्तिगत सहयोग से, सामाजिक सहयोग से चल रहा है, जहां चीजें अभी दुरुस्त हैं, अगर कल को वो मंदिरें भी सरकार के अधीन चली जाएंगी तो उनकी स्थिति क्या रहेगी। और यह सब बिहार में कब हो रहा है? जब ऐसे वक्त में जब पूरे देश में एक बहस चल पड़ी है कि मंदिरों को कैसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, और दिनों दिन यह जो बहस है जोर पकड़ती जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने अपनी ही सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 4 धाम के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात की गई थी। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में बिहार में इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। और फैसला कौन ले रहे हैं? सुशासन कुमार, जिन्हें कुछ लोग प्यार से तुगलक कुमार भी कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपके मंदिर पर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि यह आपके विमर्श का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ले ले, सब कुछ सरकार के भरोसे हो, सब कुछ ध्वस्त हो जाए, जो बची खुची विरासतें हैं वो भी बर्बाद हो जाए। तो फिर आपके पास मौका होगा ना कि सरकार को और जोर से गाली दे सके, और ज्यादा बार गाली दे सके, उसकी आलोचना कर सके। और हम मैथिल है ना, हमारा काम ही यही है, हमको मुद्दे से क्या मतलब है। और सवाल केवल यह नहीं है कि मंदिर सरकार के नियंत्रण में हो या न हो, सवाल यह है कि जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है उनकी स्थिति देख करके आपको लगता है कि जो बची खुची मंदिरें हैं वो भी सरकार को दे दिया जाए। आपके घर का मंदिर जिसमें आपके दियात पूजा करते हैं उसको सार्वजनिक मंदिर बताकर जो सरकार आज वसूली की तैयारी में है, क्या गारंटी है कि कल वो सरकार यह नहीं कहेगी कि आपका जो भगवती का घर है, आपकी जो कुल देवी है, वह भी, उसके लिए भी आपको टैक्स देना होगा, आपको पंजीयन कराना होगा। और आप देखिए, जैसे बतौर उदाहरण आप देखिए, मेरे पिता 4 भाई हैं और हमारी कुल देवी भगवती का घर एक ही है। तो कल को तो सरकार कहेगी कि 4 परिवार के लोग इसमें पूजा करते हैं, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराइए, इसके लिए भी टैक्स दे। तब क्या करेंगे? क्या तब भी आपके घर तक पहुंच जाएगा? तब भी आप प्रभावित होंगे। इसलिए अब आपको तय करना है कि आप मुद्दों से मुंह चुराते रहेंगे या इन मुद्दों पर बात करेंगे। और ये जो मुंह चुराने की आदत है, इसके कारण ही आपको ऐसे जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, ऐसे विधायक मिल रहे हैं, ऐसे मंत्री मिल रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई इनके जो विकल्प मिलते हैं वो तो और भी बुरे हैं। मैं इसको ठुकरा नहीं रहा हूं या इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, ये सच है। लेकिन सब क्यों ऐसे दे रहे हैं विकल्प आपको? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आपके विमर्श के मुद्दे कुछ और हैं, आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता। आपको इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधि मिलते हैं जिसके लिए मिथिला का मतलब है पाग और मकान की माला। आपको ऐसे जनप्रतिनिधि मिलते हैं अख्तरुल ईमान जैसे कट्टरपंथी, जो कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे।
और पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था आपको कि कैसे हमारे इलाके में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ रहा है। ये तरुल ईमान जैसे विधायक उसी की तो आपको दिखा रहे हैं, झलक है इसके। और इन सब मुद्दों से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इस उदासीनता से मिथिला मैथिली का क्या नुकसान है, इसे समझना है तो एक उदाहरण देता हूँ। बड़ौदा की एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजी राव, और सोशल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज है सूरत। उसने मिलकर एक अध्ययन किया। ये अध्ययन करने वाले 3 लोग थे। उनके नाम है प्रदीप कुमार बोस, एन राजाराम और प्रोफेसर उदय नारायण सिंह। प्रोफेसर उदय नारायण सिंह को शायद आप जानते होंगे, क्योंकि उन्हें मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। वो मैसूर में जो भारतीय भाषा संस्थान है उसके निदेशक भी रहे हैं। तो इन लोगों ने 100 साल से भी ज्यादा पुराने मैथिली भाषा के आंदोलन को लेकर एक अध्ययन किया। और इस अध्ययन से ये 1983 में ये अध्ययन सामने आया। और इसमें बताया गया कि जो मिथिला है, जो मैथिली है, वो अगले 20 वर्षों में फलती फूलती नजर आएगी। उसका अपना इंडस्ट्री होगा, मनोरंजन का, संगीत का, साहित्य का। लेकिन आप बताइए, 20 साल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 2003 में पूरा हो जाता है। आज 38 साल बाद 2021 में हम हैं। ये खरा होना तो दूर है, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? और यदि केवल सरकारी उपेक्षा ही इसका कारण है कि हम असफल हो रहे हैं, तो फिर इसी कालखंड में इन्हीं सरकारों के रहते हुए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो गई? जब आज से 3 साल पहले मैंने प्रोफेसर उदय नारायण सिंह से इसी अध्ययन का हवाला देकर सवाल किया था, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था, ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मिथिला का जो समाज है, मैथिल जो है, वही इन मुद्दों के प्रति उदासीन है। और आज वैसी ही उदासीनता आप दिखा रहे हैं मंदिर के मुद्दों पे, सरकार के फैसलों को लेकर। इसलिए जरूरी है कि सरकारों को दोष देने, या मान लीजिए राजनीति अपने आप बदल जाएगी, आपको कोई बेहतर विकल्प मिल जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा, इन सब की प्रतीक्षा मत करिए। खुद को बदलिए, अपने विमर्श को बदलिए। जरूरी मुद्दों के प्रति जो उदासीनता की मैथिलों में बीमारी है, उसको फेंकिए। जो आपके निजी लाभ की जगह जो है सामाजिक लाभ को, गांव के लाभ को, अपने समाज के, अपने राज्य के लाभ को, इलाके के लाभ को वरीयता दीजिए। और आज भी आप बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर अपने अपने गांव में अगर विरोध करते हैं, इस फैसले का हर जगह से प्रतिरोध होता है, तो सरकार को सीधे पता चल जाएगा कि आपके विमर्श के मुद्दे बदल गए। तो वो खुद बदलेगी, फिर उसके सरोकार बदलेंगे। उसके सरोकार बदलेंगे तो जो आपके जरूरी मुद्दे हैं वो चर्चा में आएंगे। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज कोई भोजपुरिया बुआ, आज कोई मगधिया बुआई आपको चिढ़ा के जाता है, कल कोई भोजपुरिया बुआई चिढ़ा के चला जाएगा मिथिला राज्य पर। इसलिए जरूरी है कि अपने विमर्श के पूरे मुद्दे को बदलिए। आज हम जो है सो जाते जाते एक सूचना आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि ऐसे मैथिल जो 1 जनवरी 2021 को जिनकी आयु 40 वर्ष की थी या जो इससे कम उम्र के हैं, ऐसे लोग अपनी पोथी भेज सकते हैं 15 दिसंबर 2021 तक। मैशाम साहित्य पुरस्कार जो है मैथिल महासभा देती है, उसके लिए 22 फरवरी को दिल्ली में ये महासभा की ओर से जो चयनित लेखक लेखिका होंगे उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप महासभा के महासचिव हैं राहुल झा, उनको ये पोथी भेज सकते हैं। भेजने का पता और संपर्क का नंबर हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसके साथ एक और बात है जो पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था कि जो मिथिलाक्षर है उसको अपने इलाके में आप अगर कोई भी उद्योग धंधा करते हैं तो उसके साइन बोर्ड पे जगह दीजिए। तो कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि सब लोग मिथिलाक्षर नहीं जानते हैं। तो हमें पता है, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सबको मिथिलाक्षर न लिखने आता है न पढ़ने आता है। हमने इसीलिए ये कहा था कि इससे लोगों के बीच में अपने लिपि को लेकर जागरूकता आएगी, समझ में आएगा उनको कि हमारी भी एक लिपि है, एक भाषा है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें से हिंदी और अंग्रेजी हटा दीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिथिलाक्षर को भी उस पर जगह दीजिए ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हो। और जब ये जागरूकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है लोग सीखना भी चाहेंगे, इससे जुड़ेंगे, वो जानने के लिए फिर कैसे इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका उपक्रम वो करेंगे। तो
आज भी फिर एक बार और मिथिला के और मैथिली के नाम पे जितने भी संगठन चल रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जो है इस दिशा में पहल करने के लिए आगे आइए। इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसको लीड करिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस दिशा में कुछ रोड मैप आपके सामने रख सके। इसी क्रम में हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो मैथिल है, हिंदी और अंग्रेजी में उनका यूजर नेम प्रोफाइल वगैरह होता है, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मिथिलाक्षर में भी ऐसा किया जाना संभव है। अब उसमें भी एक समस्या खड़ी होती है कि सभी लोगों को मिथिलाक्षर की जानकारी नहीं है, वो कैसे करेंगे। तो हम इसका समाधान तलाश रहे हैं कि लोगों के सामने एक समाधान दे इसका, कि वो अजीत झा हिंदी अंग्रेजी जैसे लिखते हो वो मिथिलाक्षर में भी अजीत झा लिखे, ताकि वो सोशल मीडिया में भी दिखे मिथिलाक्षर, कम से कम प्रोफाइल में तो दिखने लगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जागरूकता आएगी तो लोग जो है सो पोस्ट भी करना शुरू कर सकते हैं। कई लोग अभी भी जो है सो एक जागरूकता आए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार मिथिलाक्षर में कैसे लिखते हैं उसको पोस्ट करते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम भी प्रयास में लगे हुए हैं कि चीज़ों को आपके सामने ठोस रूप में ला सके। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। कोरोना को लेकर अभी भी सतर्कता बरतिए, गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क से अभी ही दूरी मत बनाइए, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय मिथिला, जय मैथिली, सब गोटा के प्रणाम।